क्लास आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा सेक्शन के साथ। ओके क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है क्यों एसेंशियल है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना। हम लोगों ने काफी कुछ उसका लेआउट क्या डेफिनेशन थी, तो हम लोग ने अलग अलग डेफिनेशंस जो अलग अलग इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उनकी डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो हम फ्यूचर में अपने किसी प्रोजेक्ट में आगे आने वाले किसी एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं और जिनके थ्रू हम फंड रेज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म होने में इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो हम उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन और इन सब पे एक इंट्रोडक्शन तो हम लोग ले ही चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और वेदर स्मॉल और लार्ज। बेसिकली हम लोगों ने बात करी थी कि जो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि सारा पैसा वो अपने ही थ्रू या अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू या जो अपने क्लोज वंस जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू रेज नहीं करते हैं। उनको कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो पब्लिक से भी ऑफरिंग्स लेते हैं। तो ये जो पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं ये इम्पैक्ट भी डालती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा चीजें इन्फ्लुएंस रहेंगी, चीजें इम्पैक्ट करेंगी। और धीरे धीरे हम लोग देखते भी हैं ये सारी चीजें, सुनते भी रहते हैं मार्केट में। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग गो थ्रू करिएगा, गूगल पे जाके सर्च करिएगा 2020 24 फरवरी 2020 की बात है। ठीक है, जब जो हम लोगों के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं जो इंडिया में मेजरली काम करते हैं, मतलब रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लें तो एनएससी है, फिर बीएससी, फिर और भी सारे हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुछ घंटों के लिए एक तरीके से ब्लॉक हो गया था, या उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी किसी भी ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, डिबेंचर्स की ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं ना सामान खरीदने और ये सब खरीदने, सेम इसी तरीके वहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स की ट्रेडिंग करी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग जो टॉप कंपनीज होती हैं इनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं और इनकी ट्रेडिंग करी जा रही होती है। और जब से ये चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, एनएससी के आने का मतलब ही वही था कि चीजें ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, उससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था तो वो ऑफलाइन चीजों को कराता था, और जब ऑनलाइन चीजें हो गई और बड़ा सा स्क्रीन लग गया कि आप उसको देख सकते हो किसके रेट्स ऊपर जा रहे हैं किसके नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था वो। तो लेकिन बीच बीच में होता क्या है कि अलग अलग चीजें हैं, ड्रॉबैक्स हैं जो इस पे काम करती हैं। तो ये भी मतलब एक बड़ा फैक्टर है शेयर से रिलेटेड भी। तो हम जब भी हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो हमें इन सब चीजों को, इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखना है कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्टफुल है, वहां से रिटर्न्स अच्छा आते हैं कि नहीं आते। तो हमें इन सब चीजों के बारे में बहुत कहा जाए कि डेप्थ में जाके चीजें करनी होती हैं। तभी हम लोगों ने जब रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर पढ़े थे तो हम लोगों ने ये जाना कि द रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इन 21st सेंचुरी, he or she must be aware of the capital market। तो जो भी कैपिटल मार्केट है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं, उसके जो भी पार्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में एक जो कहा जाए जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसे पता होता है, पता होना ही चाहिए।
ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर को का फॉर्मेशन करने का सबसे पहला काम ये होता है जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर हमारे शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है और हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, हम जैसे अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं या हमने शेयर होल्डर्स अपने बनाए हुए हैं, जितने भी हमने ये सब चीजों में इन्वेस्ट किया या हमने किसी और दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, कुछ सरप्लस हमारे पास बचा हुआ है, तो इन सब का एक परसेंटेज होता है। कोई हम हमेशा तो अपने जो उधार लेते हैं, जो बैंकों से लोन ले लेते हैं या डिबेंचर्स के थ्रू लोगों से लोन ले लेते हैं, तो हम इन पे हमेशा रिलाय नहीं कर सकते। एक ही चीज, एक ही तरह के फंड से हम रिलायबल नहीं हो सकते कि भाई यहाँ से फंड आ रहा है अपना काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन होती है, रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर चेंज होते रहते हैं आपके। तो हम लगातार ये चाहते हैं कि हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज होते रहे, सो वी हैव टू पुट सम एफर्ट्स इन इट। तो हमें उसमें कुछ एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग सिचुएशंस बार बार हम उसका रिसर्च वर्क करते रहते हैं, बार बार हम चीजों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं कि भाई कैसे चल रहा है ये, फर्म की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हमें डेप्स कम करने हैं या हमें शेयर्स बढ़ाने हैं, हमें किस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, प्रॉफिट के अदर देन फिर सेकंड आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स। ऑब्वियसली ये जो सेकंड पॉइंट है, हमारे जितने भी हमारे पास फंड्स हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो इस सब चीजों पे ध्यान रखते हैं कि जो आपके पास फंड्स हैं, चाहे वो आपको डेट से आ रहे हो, चाहे आपको लोन से, और चाहे शेयर से आ रहे हो, या आपने पहले से अपना सरप्लस बचा के रखा हो, यानी आप उनको यूटिलाइज सही से करोगे। इट मीन्स कि आपको कहीं इन्वेस्ट करना है अगर अपना पैसा, तो आप पूरा रिसर्च वर्क करोगे, और जितना नीडेड है, जरूरी नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपीज का फंड है तो आप पूरा का पूरा 1 लाख इन्वेस्ट ही कर दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको इसके सरकमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे कि भाई ये हमें पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कि अभी मार्केट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। भाई जैसे अभी करंट टाइम में क्या है, करंट टाइम में हमारे पास अगर पूरा सरप्लस बचा हो या कुछ भी बचा हो, हालांकि लोगों के पास अभी कोविड के टाइम में बचा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास बचा होगा तो वो हर कोई चाहेगा कि भाई इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब काम को आगे बढ़ाना है, चीजें आगे बढ़ाना है, और एडवर्टीजमेंट्स करनी है, ये सब चीजें स्टार्ट करनी है, तो फंड कहीं ना कहीं तो आपके यूटिलाइज होंगे ही। ठीक है, तो आपको वो फंड सोच समझ के यूटिलाइज करने हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल सा चल रहा है। आप हर जगह अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अपना पैसा हर जगह ब्लॉक नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट दोबारा से अब शुरू किया जा सकता है। ठीक है, फिर थर्ड ये है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स। क्यों, जब हम यूटिलाइजेशन और अवेलेबल फंड्स करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज करेंगे फंड को, तो हम ये जो सेकेंड थर्ड पॉइंट है, हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि कहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकते हैं। यानी हमने अगर कहीं पर 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो कहाँ पर ऐसा होगा जहां हम जो 3-4 ऑप्शन है हमारे पास, उसका असेसमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि भाई यहाँ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिसीव हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा 50 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, यहाँ हमें एक्स्ट्रा 100 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, यहाँ हमें 75 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। फिर ये तीन चीजें देखने के बाद भी हम देखेंगे रिस्क कहाँ कम है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको 100 रुपीज रिसीव तो हो रहे हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क इतना ज्यादा है कि आपके वो 1,000 रुपीज भी जा सकते हैं आपके पास से, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जहाँ 75 है वहां मॉडरेट रिस्क है, ठीक है, और जहां 50 है वहां तो रिस्क है ही नहीं, आपको 50 तो मिल ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम थोड़ा रिस्क भी लेना चाहेंगे और थोड़ा अर्निंग मतलब रिटर्न्स भी ज्यादा चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, जहां से हमें 75 रुपीज का रिटर्न आ रहा है हम वहां इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां मॉडरेट है, इतना तो रिस्क हम देख सकते हैं, इतना रिस्क हम झेल भी सकते हैं, तो हम देख लेंगे कि चलो इतना रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 100 रुपीज में तो बहुत ज्यादा ही रिस्क है, तो हम वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने
रिटर्न्स कहाँ से ज्यादा आए, हम इन सब चीजों को देखते हैं, और जहां से ज्यादा रिटर्न्स आते हैं हम वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में पैरेलल हम रिस्क भी देखते हैं कि रिस्क कहाँ पर कितना ज्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बहुत बात करी है। इसको VACE, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्विटीज आप करते हो, डिबेंचर्स आप इशू करते हो, ठीक है, लोन्स आप लेते हो, तो ये सब चीजें करने में जो आपकी कॉस्टिंग आ रही होती है, क्योंकि जब आप अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट कराते हो, जब शेयर मार्केट से खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उससे उसमें कहीं ना कहीं आपके फ्लोटिंग चार्जेस भी ऐड होते हैं, यानी एक से दूसरे में आप फ्लोट करा रहे हो, आप किसी मार्केट में अपने शेयर्स डाल रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक, तो आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको बियर कितना करना पड़ रहा है। ठीक, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आएगी। तो मान लीजिए हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लिया कि भाई ऐसा है, अगर हम लोन्स लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट भी कुछ रिबेट देती है भाई, टैक्स में छूट देती है बैंक। बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि बैंक से लोन लें, तो हमें टैक्स में भी थोड़ी छूट मिल जाएगी रादर देन डिबेंचर्स इशू करने का। ये मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी तीनों जो हमारे फंड रेज करने के लिए जो हमने तीनों चीजें एक्वायर करी हुई है, इक्विटीज, डिबेंचर्स और लोन्स, तो उसमें हम देख रहे हैं कि लोन को अगर हम लोन का पार्ट बढ़ा देते हैं, तो लोन का पार्ट बढ़ाने से क्या होती है, तो तीनों की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तीनों की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज आ रही है। ठीक है, 30,000 रुपीज हमारी आ रही है, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अगर लोन का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो हमें टैक्सेस में छूट मिलेगी, तो अल्टीमेटली हमें वो जो 30,000 है वो हमारी कुछ समथिंग 28,000 हो जा रही है, या 25,000 हो जा रही है। इस तरह से हमने अपने कैलकुलेशंस किए। तो हम क्या करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि हम डेट्स बढ़ा ले अपने, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमारी कॉस्ट कम हो, कम से कम हमें कॉस्ट खर्चनी पड़े, और क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाते हैं, हमारे शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी प्रॉफिट अपने आप कैसे बढ़ जाएगा, जब हमारी कॉस्ट घट जाएगी, जब हम कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। ये यहाँ पर हम लोग उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी पोजीशन। हर कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक लिक्विड फॉर्म मेंटेन रखती है, ताकि एकदम से अगर कभी कैश की जरूरत हो तो उनके पास हमेशा कैश रहे। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक्स होते हैं, बैंक्स अपना काम जो 24 आवर्स अपना पूरा जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें कैश की नीड होती है, क्योंकि जब लोग उनसे कैश विड्रॉल कराने आते हैं तो उन्हें कैश देना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो पूरे दिन में उनके जो एक एक दिन का जो वर्किंग आवर है, उस वर्किंग आवर में उन्हें जितने कैश की जरूरत पड़ी, तो यानी वो लिक्विड फॉर्म में कैश की जरूरत है उन्हें, तो वो ये देखने, कई बार क्या होता है, हम लोग सुनते हैं कि कैश कम हो गया है किसी अपने डेली काम के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हेड ब्रांच से मंगवा लेते हैं कैश, या RBI से ले लेते हैं कैश अपनी वर्किंग्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लिक्विड पोजीशन होती है ना, ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन को बनानी जरूरी होती है, क्योंकि अगर हमारे पास कैश कैश की पोजीशन, यानी लिक्विड कैश की पोजीशन कम होती है, लिक्विड से ऐसे समझ लीजिए जो ऐसा ऐसी एसेट्स जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स रिसीव हो जाते हैं तो विद इन अ ईयर, बहुत लंबा टेन्योर नहीं होता है बिल्स का, आपको जैसे ही रिसीव होंगे तो वो कैश में आपको रिसीव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं चीजों की बात करी जा रही है। तो ये जो लिक्विड पोजीशन है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आपके पास लिक्विडिटी बनी रहती है तो आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप अब अगर कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आती भी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में,
तो आप वहां से निकल सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास वो कैश की कमोडिटी है जिसके थ्रू आप बाकी सारी अपनी जो कहा जाए कमियां हो सकती हैं, ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, या क्राइसिस वाली सिचुएशन हो सकती है, आप उससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली जो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटाने के लिए लोन बढ़ा ले, या हम अपने एसेट्स में इंक्रीज कर ले, या हम अपना इक्विटीज ज्यादा इशू कर दें। तो ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना कैपिटल में, कि किसी चीज को हम घटा दें, किसी चीज को हम बढ़ा दें, जैसे जैसे ऑफर्स मिल रहे हो, जैसे जैसे लॉ चेंज हो रहा हो किसी भी जो स्टेट हो या सेंट्रल हो, वहां से कोई भी नॉर्म्स चेंज हो रहे हो, तो उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम अपनी चीजें, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, नो, ओके, you can mention your attendance in the chat box with your section. ओके, तो ये हम लोग लास्ट की बात कर रहे थे 6 पॉइंट की। वी आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स, increase or decrease in certain type of capital, like equities, like debentures, like funds or something, loans, surplus। तो ये जो adjustments है, जब भी हम flexibility रखेंगे, जब हम चीजों को control रखेंगे, तो अपने आप ये जो सारी चीजें हैं ये एडजस्टेड हो जाएंगी, हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इसमें। फिर लास्ट स्लाइड में आ जाते हैं इंपॉर्टेंस में, 7th आती है अनडिस्टर्ब्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर में इसलिए भी है कैपिटल स्ट्रक्चर के, बिकॉज कि आप अपनी इक्विटीज, आप अपने लोन्स पे पूरा कंट्रोल बना के रखो। इससे क्या होता है कि अगर आपके लोन्स बढ़ रहे हो तो आप उन्हें किस तरह से कंट्रोल करोगे, आप उसको कैसे रोकोगे कि वो बढ़ने ना पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हमारे लोन्स बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिल रहा है, नो डाउट, गवर्नमेंट हमें टैक्स में छूट दे रही है कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन्स पे, तो उस इंटरेस्ट पे आपको छूट मिल रही है। लेकिन लोन्स तो हमारी लाइबिलिटीज भी तो है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो भी तो हमारी लाइबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी तो हमें कंट्रोल रखना है कि हमारी लाइबिलिटीज ना बढ़ती जाए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कशन किया था कि जो हमारी एसेट्स होती हैं और ये जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, इनमें भी एक रेशियो फॉर्म होना चाहिए, यानी जो हमारी लाइबिलिटीज है उससे डबल हमारे पास एसेट्स होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल बना के रखना है कि मार्केट में अगर हमारी सही चल रही है सारी चीजें, प्रॉफिट्स रेगुलर अर्न हो रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा लोन लेने की जरूरत या डिबेंचर्स इशू करने की नीड है ही नहीं। तो हम उस पर कंट्रोल करेंगे पूरी तरीके से कि वो इतना ना बढ़ जाए कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। सेम इसी तरह है कि हम अपनी शेयर्स भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इक्विटी शेयर्स भी अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो अगर कभी एकदम से हमारे जो शेयर प्राइस डाउन होते हैं, तो दूसरी कंपनी हमें एक्वायर कर लेगी, जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे वो हमारी कंपनी को खरीद सकती है अगर हमारी शेयर की वैल्यू डाउन होती चली गई। ठीक है, तो हमें इन चीजों पे कंट्रोल रखना है ताकि हमारी कंपनी में कोई भी किसी तरह का मिसमैनेजमेंट ना होने पाए और इजीली हमारी सारी एक्टिविटीज रन होती रहें। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जब इन सब चीजों पे हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, तो जो फाइनेंशियल, हम लोगों ने दो तरह के रिस्क की बात करी थी ना, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस में प्रोडक्ट आप कंपटीशन बढ़ गया है, आपका प्रोडक्ट अपग्रेड नहीं कर पाए हैं आप, तो ऑब्वियसली जैसे नोकिया के साथ हुआ ना कि नोकिया कंपनी ने अपना प्रोडक्ट अपडेट नहीं किया, तो सैमसंग उस टाइम तो माइक्रोमैक्स ने खैर एक्वायर कर लिया था ज्यादातर मार्केट शेयर, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो माइक्रोमैक्स ने पूरी तरह एक्वायर कर लिया था। अब आप देख रहे हो तो सैमसंग ने ज्यादातर मार्केट एक्वायर करी है। ठीक है, उसके बाद ये बाकी रियलमी जो भी और हैं, ओप्पो और ये सब, उनके पास तो बहुत कम रेशियो है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो काफी मेजर बड़ी मार्केट सैमसंग ने एक्वायर करके रखी हुई है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये सारे बिजनेस वाले रिस्क हो जाएंगे जो प्रोडक्ट सर्विस और ये सब होते हैं। अब फाइनेंशियल रिस्क होते हैं कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया,
ठीक है। आपने वो इन्वेस्टमेंट एक ही जगह, मतलब हमने क्या किया, हमने का सारा सारा इन्वेस्टमेंट हमने एक ही कंपनी में कर दिया, वो कंपनी डूब गई, हमारा पैसा भी डूब गया। तो ये सारे रिस्क क्या होंगे, फाइनेंशियल रिस्क में आएंगे। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ताकि अगर हमें कहीं से रिटर्न्स आए, मतलब कोशिश तो यही करते हैं कि हर जगह से हमें रिटर्न्स आते रहें, लेकिन इफ अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट बाकी जगह से तो हमें रिटर्न्स आते रहे। कोई एक का शेयर प्राइस कम होता जा रहा है तो बाकी से तो हमें रिसीव होते रहे चीजें। ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग शेयर, डिबेंचर्स और इन सब की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के जो उसको फॉर्म करने हैं, तो पहले हम लोग दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड इज बोरोड फंड्स। ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड्स वो हो जाएंगे जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी उतने पार्ट के ओनर हो जाते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो बोरोड फंड्स होते हैं उनमें ओनर नहीं बनते, ओनरशिप नहीं होती, वो बेसिकली क्या होता है, लोन्स होते हैं जो हम दूसरी जगह से लेते हैं। तो फर्स्ट इज, अगर हम लोग शेयर होल्डर्स फंड्स की कैटेगरी में आए तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज इक्विटी कैपिटल। Equity share capital is provided by equity shareholders and it is the basic source of financial activities of business. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारी होती है, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे बेसिक, जो कहा जाए जब एंड में जिनको हम सबसे एंड में जो शेयर की वैल्यू जिनको देते हैं, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे। और ये सबसे ज्यादा कहा जाए कि मतलब ये सबसे बेसिक सोर्स ऑफ हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर का है, इक्विटी कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिक सोर्स बोलते हैं। फिर सेकंड आपको दिख रहा है प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैरीज dividend at the fixed rate and enjoy preferential right over equity shareholders। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें इन्होंने एक वर्ड लिया हुआ है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स कहीं ना कहीं आपको हमेशा प्रेफर किया जाएगा, आपको हमेशा एक एज इक्विटी कैपिटल वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। इनमें क्या होता है, एक फिक्स डिविडेंड इन्हें देना पड़ता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यानी 10% का आपको इनको डिविडेंड्स इशू करने हैं जब भी प्रॉफिट्स हमें अर्न होते हैं, आपको इनको करने ही करने हैं। ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ क्या होता है कि एंड में जो आपके मार्केट मतलब शेयर की वैल्यू जितनी बढ़ती या घटती है वो ये बियर करते हैं। और इनमें इनको क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमें एक फिक्स रेट पे देना होता है डिविडेंड्स, डिविडेंड्स यानी प्रॉफिट का पार्ट। और इनको एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, चाहे वो वोटिंग राइट हो या अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी जब भी वाइंड अप होती है या लिक्विडेट होती है, कंपनी बैंकरप्ट होती है, बंद होती है, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं इनके पास राइट होता है, इनको पहले पेड किया जाता है। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपको दिख रहा है रिटेन्ड अर्निंग, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ये रिटेन अर्निंग को हम लोग बोलते हैं जो प्रॉफिट का पार्ट होता है बाय द कंपनी फॉर मीटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है। और ये जो फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स होती है किसके लिए हो सकती है, एक्सपेंशन के लिए हो सकती हैं, नई ब्रांच खोलनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बचा के रख लेते हैं, रिटेन रखते हैं। जैसे मम्मी लोग करती है ना कि हर हर महीने पूरा इन्वेस्ट, पूरा खर्चा नहीं करती हैं, कुछ अपने पास सेविंग्स करके रखती हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी करती हैं, वो रिटेन्ड रखती हैं अपने पास अर्निंग्स फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यूचर के प्लानिंग्स के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट जो इसका है बोरोड फंड्स। जो बोरोड फंड्स होते हैं यानी हम उधार लेते हैं, किसी से एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स। टर्म टर्म का मतलब सिंपल होता है पीरियड, स्पैम ऑफ टाइम। ठीक है। तो टर्म से ऐसा कुछ आप टेंशन मत लीजिए कि व्हाट इज टर्म लोन।
ठीक है, इट इज सिंपल कि एक पीरियड ऑफ टाइम एक कंसर्न होता है इसमें, तो टर्म लोन होते हैं, फिर लास्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन, kind of certificate of loan evidencing the fact that the company is liable to pay a specified amount with interest at an agreed date। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डिबेंचर्स के साथ कि आपको एक कंफर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही जाएगा, जैसा लोन में हम लोग करते हैं ना, लोन लेते हैं और हम लोगों को देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, सेम। ठीक, फिर सेकेंड आ जाता है टर्म लोन्स। टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, हम लोग जब भी हमें कोई नीड होती है ना, तो इंडिविजुअल्स, तो हमारे पास इंडिविजुअल्स तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, तो वो उसी को बोला गया टर्म लोन। तो ये डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, कैसे भी जो भी उसका टाइम पीरियड रहता है फिक्स रहता है, इंटरेस्ट फिक्स रहता है। फिर लास्ट जो हम लोगों ने बोला है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं, अलग अलग तरीके के ले सकते हैं। ठीक, और बोरोड कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट के लोन ले सकते हैं, काइंड ऑफ डिबेंचर्स ही होते हैं, उसके थ्रू भी हम ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखें जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, वो शेयर होल्डर्स फंड है और बोरोड फंड्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कंपोनेंट्स की बात कर ली। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिन्हें हमें कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर बनने ही नहीं देते हैं, वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को बार बार करते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो ये जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको खड़ा नहीं होने देते हैं, बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, और तो हम लोग अब इसी की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले रिस्क ऑफ कैश इंसॉल्वेंसी। जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना, इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास कैश की जो लिक्विडिटी होनी चाहिए वो मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक रिस्क होता है कि एकदम से अगर हमारी कंपनी में कैश खत्म हो गया तो हम इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है एक फिक्स्ड कैश की इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए हमारे पास कैश वो लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए। फिर कौन सा फैक्टर होता है, रिस्क इन वेरिएशन ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, फायदा होता जा रहा है। जैसे वीडियोकॉन का हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ना, वीडियोकॉन कंपनी टीवीज, जो पिक्चर ट्यूब वाले टीवीज आते थे, अब तो बहुत पतली पतली स्क्रीन वाले प्लाज्मा टीवी और है ना एलईडी स्क्रीन, टीएफटी मॉनिटर्स, इस तरह के सारे जो स्क्रीन आने लगे हैं। तो आपको लगा कि आपकी कंपनी को बहुत बेनिफिट हो रहा है और आपकी कंपनी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आपने क्या किया है, आपने ज्यादा लोन लेके ज्यादा बड़ा आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर ली। आपने सोचा हमारा प्रोडक्ट बहुत आराम से बिक रहा है और हमें बहुत बेनिफिट्स होंगे, लेकिन एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो आपकी अर्निंग्स क्या हो गई, वेरीफाई हो गए आपकी अर्निंग में वेरिएशन हो गए। पहले आपको बहुत अर्निंग्स हो रही थी और जैसी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई और आपने बहुत सारा लोन ले लिया और आपकी अर्निंग्स डाउन हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो अर्निंग्स है ये रेगुलर उतनी बनी हुई है कि नहीं, तो हमें इसका एक्सपेक्टेशन बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। फिर थर्ड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई भी जो बिजनेस एंटरप्राइज होती है वो हमेशा पूरा कोशिश करती है कि उसको जितनी कॉस्ट वो इन्वेस्ट कर रही है उतनी कॉस्ट उसको पूरी की पूरी रिसीव हो जाए और उससे एक्स्ट्रा भी रिसीव हो। ठीक, तो हमेशा हम ध्यान रखते रहेंगे कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, वो मिनिमम होती रहे, घटती रहे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है ना, जैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा लोन ले लिए तो भी तो बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें उस पर भी कंट्रोल रखना है। फिर लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। जितनी भी चीजें चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स, हमें उन पर भी कंट्रोल रखना है। कंट्रोल का मतलब आप उन्हें ऑर्डर्स नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें इतने अट्रैक्टिव रूल्स, इतने अट्रैक्टिव ऑफर्स देते हैं कि आपके शेयर होल्डर्स आप ही की कंपनी में रहें। क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स स्विच करके दूसरी कंपनी में चले गए तो क्या होगा, आपके पास इन्वेस्टर कम हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने कभी कभी हम लोग करते नहीं है कि कई लोग बहुत लॉयल होते हैं, जैसे हमें कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए
तो हम लोगों ने कहा नहीं, हमें कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप ही चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं भाई पेप्सी ले लो, आज तो पेप्सी ही है। तो हम नहीं स्विच कर रहे हैं, हमें हमें थम्स अप ही चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं वो स्विच कर जाते हैं। उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि जो ये कहा जाए डिपार्टमेंटल स्टोर से, इनको भी लोग ऑफर्स देते हैं ना कि अगर आपने पेप्सी बेची तो हाँ, पेप्सी के अगर ज्यादा आपने स्टॉक्स बेचे तो आपको ज्यादा उसमें मार्जिन्स मिलेंगे, थम्स अप में कम मिलेंगे। तो ऐसा करते हैं लोग। तो आपका पूरा कंट्रोल आना चाहिए कि आपके शेयर होल्डर्स कहीं ज्यादा इधर उधर ना जा पाए। ठीक है। सेम इसी तरह आपके डिबेंचर होल्डर्स पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ये कंट्रोल उस तरह का नहीं है कि आप उनको बिल्कुल एकदम, आप उनको अट्रैक्टिव ऑफर्स देंगे जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। पीरियड ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। जो आपका, आपने जो फाइनेंसिंग पीरियड चुना हुआ है, यानी आप जो अपने शेयर होल्डर्स का जो एक टाइम पीरियड है, या जो डिवेंचर्स आपने लिए हुए हैं, जो लोन लिए हुए हैं, आपने ये कितने टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ले लेते हैं बिना सोचे समझे बहुत लंबे टाइम के लिए। तो जितने लंबे टाइम के लिए आप ले लेते हैं, उतने लंबे टाइम तक आपकी लाइबिलिटी भी तो बनी रहती है, वो खत्म भी तो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग्स है उसके सोर्सेस क्या है। ठीक है। आपके प्रोडक्ट कैसा है। ये इन सब चीज, इन सब पैरामीटर्स पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी करंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो डेली यूज वाली आपकी जो एसेंशियल आइटम्स है, सिर्फ उनकी बिक्री ज्यादा हो रही है। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस ज्यादा जैसा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे पहले वैट था, वैट के बाद जीएसटी आ गया, तो लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। आपको उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़े, उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर्स चेंज करने पड़े। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती ही करती हैं। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। ऑब्वियसली हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब भी फाइनेंसिंग कर रहे हो, यानी आप अपना फंड जो रेज कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है। आप फंड किस लिए रेज कर रहे हो। आपने सोचा भाई भाई कैश की कमी बहुत हो रही है, ऐसा करते हैं लोन ले लेते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है ना। आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तब आप अगर लोन्स लो, या अपना कंपनी को एक्सपेंशन कर रहे हो, कंपनी बढ़ा रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, मतलब आपका पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग रियलिस्टिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंसिंग कर सको। ठीक है। वहीं किसी भी चीज के लिए आप लोन्स नहीं लोगे। फिर है नेक्स्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये जो ट्रेडिंग्स होती है ना, कि आप दूसरी जो सिक्योरिटीज होती है इनमें भी इन्वेस्ट करते हो, दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हो। तो ये ट्रेडिंग भी करनी है ना, तो सोच समझ के करनी है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली जैसे हम लोग बात करते हैं ना, बड़ी कंपनी होती है, पहले से स्टैब्लिश कंपनी होती है, तो वो आसानी से अपने एसेट्स दिखा सकती है और उसको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर छोटी कंपनी है तो उसको लोन मुश्किल से मिलता है। तो ऑब्वियसली वो कोशिश यही करते हैं कि पहले हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हीं से हमें फंड इकट्ठा हो जाए। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, अलग अलग सेबी की गाइडलाइंस आती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज होती रहती हैं। कभी किसी चीज में टैक्स बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो गवर्नमेंट पॉलिसीज की के साथ अपग्रेड होना पड़ता है, रिलाय होना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए आपके जो बिजनेस में। फिर हम लोग बोलते हैं नीड ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है। आपके इन्वेस्टर की नीड क्या है, जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो क्या चाहते हैं। वो हायर रिटर्न्स चाहते हैं, या अगर डिबेंचर होल्डर्स है वो हायर इंटरेस्ट चाहते हैं, या हमारी कंपनी में मतलब क्योंकि ये होता है ना, अगर हमारी कंपनी लगातार इन अर्निंग्स कर रही है, तो अगर हम कम भी अगर उनको डिविडेंड्स इशू करेंगे, या कम भी अगर इंटरेस्ट दे रेट देंगे, लेकिन रेगुलर देंगे, तो भी हमारे यहाँ आएंगे इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्सेशन। हर कॉर्पोरेट्स के लिए अलग अलग टैक्सेस होते हैं, और अलग अलग टैक्सेस में छूट भी होती है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं
जैसे अभी क्या है सर्विस टैक्स में, या अगर हम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं, तो जिसका 20 लाख तक का टर्नओवर है, टर्नओवर की बात कर रहे हैं क्लास, जिनका टर्नओवर 20 लाख होता है उनका रजिस्ट्रेशन उनको कराना कंपलसरी होता है। ठीक है। तो क्या करती हैं कॉर्पोरेट्स, कोशिश ये करती हैं या कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि उनका 20 लाख से कुछ कम ही रह जाए। तो उससे क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन वाला कंपल्शन है ना वो उनके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो और आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह के क्या जो कॉर्पोरेट की जितने भी रूल्स नॉर्म्स होते हैं ना, लोग उसको जो उसके जो लूप होल्स होते हैं उनका उनका यूज करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। फिर बात है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ना उसकी कंपनी में कैश इनफ्लो आता रहे, रेगुलर आता रहे, चाहे वो रिसीवेबल से आए, बिल्स रिसीवेबल से आए, एसेट्स के थ्रू आए, शेयर्स के थ्रू आए, या कैसे भी आए, इनफ्लो बना रहे। ठीक है। तो कैश की कमी नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए, कई कंपनीज क्या करती हैं, इतना स्कार्स, इतनी कमी में काम करती हैं कि अपने फ्यूचर के लिए ही ज्यादातर बचा के रखती हैं। ठीक है। प्रेजेंट में ध्यान नहीं देती है, ये भी गलत है। आपको प्रोविजंस करने हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन सोच समझ के, अभी की क्वालिटी से या चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर लास्ट आपको ये जो दिख रहा है ना, EBIT एंड EPS, इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि उसका अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस कितना है, और EBIT कितना है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट यानी लोन वाला इंटरेस्ट, और टैक्सेस जो कॉर्पोरेट टैक्सेस देने पड़ते हैं, कंपलसरी देने पड़ते हैं, उससे पहले हमारी अर्निंग्स कितनी है, यानी हमें कितना इंटरेस्ट और टैक्स देना पड़ रहा है, हमको ये भी पता होना चाहिए। और हम अपने इंटरेस्ट को और टैक्सेस को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इनके लेवल्स देखे जाते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, EBIT और EPS के बारे में। आई होप क्लास कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। तो हम लोग आज का यहीं तक रखते हैं सेशन। थैंक यू क्लास। क्लास आप सब अपनी अटेंडेंस प्लीज मेंशन कर दीजिए। सबने कर दी है क्लास? ओके। Yes, ma'am. ओके बेटा।